दोस्तों एक लड़का बेंगलोर में रहकर कारपेंटर का काम किया करता और वहीं पर वो बहुत अच्छे पैसे कमाया करता, अपने घर वालों को भी वो पैसे भेजा करता। एक दिन का वाकया होता है, वो बेंगलोर से ट्रेन में बैठता है और ट्रेन में बैठने के बाद लगभग 200 से 250 किलोमीटर का उसका सफ़र करता है। जब वो कुछ खाना खाता है तो उसके बाद यहाँ पर जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसके चारों तरफ बहुत सारी महिलाएं होती हैं। दोस्तों यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस जब इस मामले में दखल अंदाजी करती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा यहाँ पर होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोग भी पूरी घटना को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, राजस्थान के जयपुर के एक छोटे से गांव से शुरुआत होती है, जिसकी इसमें एक लड़का होता है जिसका नाम मनीष होता है, जो अपने 4 भाइयों के साथ गांव में रहा करता है। उसके माता पिता भी होते हैं, लेकिन अब वो कामकाज के जरिए बेंगलोर चला जाता है और बेंगलोर में ही रहकर वो वहीं पर अपना कामकाज करने लगता है। पहले तो वो सारे पैसे घर वालों को भेज दिया करता और घर वाले वो सारे पैसे खर्च कर दिया करते। अब यहाँ पर इस लड़के को लगने लगता है कि क्यों ना इन पैसों में से कुछ पैसे बचाए जाएं। धीरे धीरे करके वो कुछ ना कुछ पैसे अब बचाने लगता है। आ जाता है 2024 अक्टूबर का। उससे पहले यहाँ पर एक फ्लैट खरीद लेता है और उस फ्लैट में ये आराम से रहने लगता है। अक्टूबर 2024 में ये अपने गांव वापस आने लगता है और एक यहाँ पर ये बेंगलोर से एक ट्रेन पकड़ लेता है और उस ट्रेन में बैठ जाता है और जो इसकी सीट होती है ऊपर वाली सीट होती है। आसपास में कई सारी लेडीजें बैठी होती हैं। इसके बिल्कुल जस्ट सामने नीचे की सीट पर एक महिला बैठी होती है जिसका नाम मधुबाला होता है। उम्र लगभग जिसकी 26 साल होती है। दोस्तों जैसे ही थोड़ा सफ़र आगे करता है, लगभग 200 से 250 किलोमीटर जो ट्रेन है वो आगे चलती है। आगे चलने के बाद ये लड़का सोचता है कि यार भूख लगी हुई है, क्यों ना तू अब खाना खा ले, क्योंकि दिन के 1:30 बजे उस ट्रेन में बैठता है और उसके बाद 200-250 किलोमीटर चलती है तो यहाँ शाम के करीब 6 साढ़े 6 बजे का वक्त हो जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर जैसे ही ये लड़का अपने खाने में से पराठे निकालता है और पराठों में से आधा ही पराठा खाता है तो यहाँ पर इसे बहुत ही तेज़ी के साथ उल्टियाँ होने लगती हैं और जो उल्टियों की छींटें होती हैं इधर उधर लोगों के ऊपर पड़ने लगती हैं। जो मधुबाला इसके सामने बैठी होती है उसकी साड़ी पर भी बहुत सारी छींटें पड़ जाती हैं, लेकिन मधुबाला यहाँ पर देखती है कि इस लड़के की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। आसपास की जो और भी औरतें होती हैं वो दूर भाग जाती हैं, इसको गालियाँ देने लगती हैं कि तुझे शर्म नहीं आती, तू ऐसे ही उल्टी कर रहा है, तो नीचे उतर के उल्टी नहीं कर सकता, तो दूर नहीं हट सकता। दोस्तों यहाँ पर मधुबाला देखती है कि इस लड़के की हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है। दोस्तों उसके बाद वो ऊपर जाती है, ऊपर जाके उसकी कमर को सहलाती है, उसके मुंह को कपड़े से साफ करती है, उसके बाद उसे पानी वगैरह पिलाती है और जब यहाँ पर उसे पानी पिलाती है तो वो लड़का कहने लगता है कि शायद अब मैं बच नहीं पाऊँगा, आप मेरा एक काम कर देना, मेरे पास कुछ पैसे हैं, इन पैसों को मेरे घर पर पहुंचा देना, मेरे पापा से तुम बात कर लेना, ये मेरे पापा का नंबर है। दोस्तों यहाँ पर जो मधुबाला है उसकी तरफ देखने लगती है कि मैं तुम्हारे पापा को जानती भी नहीं, मुझे पता नहीं उनका कहाँ एड्रेस है और तुम कहाँ मुझे फालतू की बातों में फंसा रहे हो, मैं ये सब नहीं कर सकती, आप ऐसा मत करिए। दोस्तों यहाँ पर ये लड़का अपने बैग से 2 लाख रुपए निकालता है और मधुबाला के हाथ में थमा देता है। उसके बाद ये फिर बेहोशी की हालत में चला जाता है। अब मधुबाला बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। परेशान होकर जो रेलवे की हेल्पलाइन नंबर होती है उस पर कॉल करती है। वहाँ पर सफाई कर्मचारी आ जाते हैं और ये ट्रेन हिंदू नगर रेलवे स्टेशन पर जाकर रुक जाती है, जो बेंगलोर से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर होता है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस यहाँ पर इस लड़के की हालत को देखकर एकदम से कहने लगती है कि इस लड़के के साथ किसी ने क्या किया, किसको क्या खिलाया है, यहाँ पर कौन कौन लोग थे, वो आपस में इस तरह की बातें करने लगती है। जो ये लड़की होती है यहाँ पर मधुबाला वो सोच में पड़ जाती है कि यार इसने तो ढंग से तुझे एड्रेस बताया भी नहीं, तू कहाँ जाएगी इसके पैसों को लेकर, अब करेगी तो तू क्या करेगी। जो मधुबाला होती है वो महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली होती है। दोस्तों अब यहाँ पर मधुबाला भी इस लड़के के पीछे पीछे हो लेती है। जो पुलिस इसे हॉस्पिटल में लेकर जाती है उसके पीछे पीछे ये लड़की भी हो लेती है और
और सीधे ये उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद इस लड़के को आईसीयू में भर्ती करा दिया जाता है। इसका उपचार चलता रहता है। दोस्तों कई घंटे बीत जाते हैं। कई घंटे बीतने के बाद भी इसको होश नहीं आता। उसके बाद यहाँ पर ये लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होती है। पुलिस वाले भी अब इसी के ऊपर शक करने लगते हैं और इससे पूछने लगते हैं कि तुमने इस लड़के के साथ में किया क्या है। यहाँ पर ये मधुबाला कहने लगती है कि मैं तो बस राहगीर हूँ, इसने बस मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंप दी, उस वजह से मैं यहाँ पर इसके साथ हूँ। दोस्तों यहाँ पर मधुबाला से लड़का ये भी कहता है कि मैं पुलिस वालों को भी अगर मैं इन पैसों को अपने पास से रखूं तो पुलिस वाले इन पैसों को यहाँ से उठा कर ले जाएंगे। मधुबाला को वो बात ध्यान आती है और मधुबाला यहाँ से चुपचाप रहने का यत्न करती है, लेकिन पुलिस वाले तो पुलिस वाले होते हैं, मधुबाला से पूरी बात उगलवा देते हैं। तो मधुबाला यहाँ पर कहती है कि इसने मुझे 2 लाख रुपए दिए हैं और वो यही कह रहे हैं कि इन 2 लाख रुपयों को मेरे घर वालों को पहुंचा देना। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर हमें पूरा शक है, तुम यहाँ से जब तक नहीं जा सकती जब तक इसे होश नहीं आ जाता। अगर इसने कह दिया कि तुम इसके साथ कुछ गलत कर रही थी तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। दोस्तों यहीं पर एक महिला कांस्टेबल को इसकी देखरेख के लिए छोड़ दिया जाता है। जो महिला कांस्टेबल होती है इस महिला को देखकर यहाँ पर उसे पूछने लगती है कि आपका नाम क्या है। वो नाम बताती है कि मेरा नाम मधुबाला है। तो वो पूछने लगती है कि मधुबाला तुम सच सच बताना तुमने इसके साथ में किया क्या है। तो वो पूरी कहानी डिटेल से बताती है कि इस तरह से हम लोग सफ़र काट रहे थे, बाकी लोग तो इसे देखकर दूर भाग रहे थे, लेकिन इसी लड़के ने मेरे से ये कहा कि आप मेरे ये 2 लाख रुपए रख लो, मेरे माता पिता को पहुंचा देना, जबकि पूरा एड्रेस मेरे पास इसके माता पिता का आया ही नहीं। उससे पहले ये बेहोशी की हालत में चला जाता है और ये मुझसे ये भी कहता है कि अगर पुलिस वालों के हत्थे ये पैसे चढ़ गए तो इन्हें छीन कर ले जाएंगे। और होता भी यही है कि जो मधुबाला होती है उसके पास 2 लाख रुपए तो इसके होते हैं, 30,000 रुपए इसकी खुद की कमाई होती है, उससे भी यहां पर इससे छीन लिया जाता है। पुलिस वाले इससे छीन लेते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर जो महिला कांस्टेबल होती है वो कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई है, तुम अपनी सच्चाई पर हो, बाल भी बांका नहीं कर सकता, तुम बेफिक्र होकर यहाँ पर आराम से रहो। दोस्तों 2 दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है। 2 दिन में यहाँ पर जो ये लड़की होती है इसके पापा को भी फ़ोन करवा देती है, इधर अपनी माँ को भी फ़ोन कर देती है। दरअसल में ये मधुबाला महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली होती है। इसके घर परिवार में इसके माँ के अलावा कोई नहीं होता। दोस्तों ये लड़की बेंगलोर में सफाई कर्मचारी का काम किया करती है और वहीं पर अपना गुजारा किया करती है, अपनी माँ के लिए भी पैसा भेजा करती है। आज ये इस तरह से फंस जाती है, अपनी माँ को सारी डिटेल बताती है। माँ भी अब यहाँ पर इसी जगह पर पहुँच जाती है। इधर जो लड़का होता है उसके माता पिता भी यहीं पर पहुँच जाते हैं और अब यहाँ पर इस लड़के को होश आ जाता है। जब होश आता है तो पुलिस वाले जो होते हैं वहाँ पर वो भी आ जाते हैं, जीआरपी का जो स्टाफ होता है वो भी आ जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर इस लड़के के बयान लिए जाते हैं और इससे यही पूछा जाता है कि इस लड़की ने तुम्हें क्या खिलाया है। तो यहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि इस लड़की ने मुझे खिलाया है, इसने तो मेरी जान बचाई है, अगर ये नहीं होती तो आज मेरी जान चली जाती, इसने ही मुझे जीवन दान दिया, मैं तो इसका एहसान मंद हूँ। और आप लोग कह रहे हो कि इसने तुझे क्या खिलाया है, मैंने ही इसे अपने 2 लाख रुपए दिए थे कि तुम इन 2 लाख रुपयों को मेरे घर वालों तक पहुँचा देना। दोस्तों पुलिस वाले भी अब यहाँ पर अपनी गर्दन नीचे की तरफ कर लेते हैं। वो कहें तो क्या कहें, वो कुछ नहीं कह पाते और फिर यहाँ पर पुलिस वाले जो 2,30,000 रुपए लिए थे उन्हें वापस लौटा देते हैं। यहाँ पर 2 लाख रुपए इस लड़के को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इससे जब पूछा जाता है कि तुम्हें ये सब खिलाने वाला कौन है, कहाँ से ये पराठे बनकर आए, तुम्हें रास्ते में किसी ने कुछ खिलाया था क्या? तो यहाँ पर ये लड़का कहता है कि नहीं नहीं, मुझे रास्ते में किसी ने कुछ भी नहीं खिलाया, मैं ये पराठे अपने साथ अपने घर से लेकर आया था। दोस्तों यहाँ पर जब मनीष पूरी सच्चाई बताता है कि मैं यहाँ पर दोहरा जीवन जी रहा था, मेरे घर वालों को भी सब के बारे में नहीं पता होता कि मैं एक लड़की से प्यार करने लगा था जिसका नाम दीपिका होता है, जो मेरे साथ मेरे फ्लैट पर ही रहने लगी थी, लेकिन यहाँ पर उसने ही मुझे पराठे बनाकर दिए थे। और पता आपको अगर करना है सच्चाई क्या है तो मेरे टिफ़िन यहाँ पर रखा होगा, उस टिफ़िन में जो पराठे हैं उनकी जांच पड़ताल करवा लीजिए। दोस्तों उसके बाद उन पराठों की जांच पड़ताल की जाती है तो उनमें कुछ ऐसे विषैले पदार्थ मिलते हैं जिनकी वजह से यहाँ पर अगर ये लड़का एक पूरा पराठा खा जाता तो शायद ही इसका जीवन बच पाता। इसने आधा ही पराठा खाया था, उसके बाद इसको उल्टियाँ भी हो गई थी, तो इस लड़के की यहाँ पर जान बच जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर जो पुलिस होती है सीधे
यहाँ से अब बेंगलोर के लिए रवाना हो जाती है और उसी फ्लैट पर पहुँच जाती है। और जब इस लड़के से डिटेल से पूछा जाता है कि इस परिवार में और कौन कौन साथी हैं, तो ये लड़का पूरी कहानी बताता है कि जिस लड़की से ये प्यार करता था उसका नाम दीपिका होता है, दीपिका के माता पिता भी होते हैं और जो माँ और बाप हैं वो भी इस सब में शामिल है। वो लोग यही चाहते थे कि इसका जो फ्लैट है इसे हड़प लिया जाए। जब ये यहाँ से जाएगा तो यहाँ से कुछ आगे बढ़कर खाना खाएगा तो किसी को क्या पता चलेगा किसने इसे खाना खिला दिया। ये रास्ते में ही टहल जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं होगा और पुलिस वाले यहाँ पर इस फाइल को ऐसे ही बंद कर देंगे और यहाँ पर जो फ्लैट है इसे हम अपने नाम करा लेंगे, क्योंकि मनीष ने भी अपने घर वालों को इस सब के बारे में कुछ नहीं बताया था कि मेरे नाम कोई फ्लैट भी है। यहाँ पर उस लड़की को ये सारा कुछ बता दिया था। मनीष उस लड़की के साथ शादी करना चाहता था और यहाँ पर उसे वो यही कहता है कि मैं एक बार घर हो आता हूँ और फिर मैं अपने घर वालों को सरप्राइज़ दूंगा कि ये फ्लैट जो है ये मैंने ख़रीद लिया है और आपको भी मैं दिखाऊंगा, तब आपके साथ शादी करूंगा। दोस्तों, यहाँ पर जो लड़की होती है उसके मंसूबे कुछ और ही होते हैं। वो मनीष जैसे कितने लड़कों से प्यार करती, यहाँ पर मनीष को रास्ते से हटाने के लिए वो एक सटीक प्लान बनाती है। चाहती थी कि ऐसा कुछ हो जाए कि ये मनीष रास्ते से हट जाए और इसका जो फ्लैट है वो मेरे नाम हो जाए। इस सब के लिए उसने बहुत अच्छी प्लानिंग भी बनाई थी, लेकिन यहाँ पर क्राइम करने वाला चाहे कितने ही शातिर तरीके से क्राइम को अंजाम दे, वो अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आज अगर मनीष जीवित नहीं बचता तो शायद ही इस केस का खुलासा हो पाता, ये लड़की भी शायद यहाँ पर फंस ही जाती। लेकिन यहाँ पर भगवान का शुक्र है कि ये लड़की भी बच गई और यहाँ पर ये मनीष भी बच गया। दोस्तों, उसके बाद मनीष उसी फ्लैट पर पहुँच जाता है। इस लड़की की माँ भी इसके साथ आ जाती है और इधर जो लड़का होता है उसके माता पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं, उसके भाई भी आ जाते हैं। 1 महीने तक लगातार वो यहीं पर इस फ्लैट पर रहते हैं। ये जो सफाई कर्मचारी होती है मधुबाला, वो अपनी सफाई कर्मचारी का काम भी किया करती और यहाँ पर इस मनीष की सेवा भी किया करती। इसकी दवाई गोली के बारे में उसे ही पता होता है, उसे दवाई गोली भी दिया करती। दोस्तों, धीरे धीरे करके 1 महीने का समय बीत जाता है और 1 महीने के बाद जब यहाँ पर मनीष बिल्कुल ठीक हो जाता है तो मनीष यहाँ पर इस लड़की को देखकर अपनी माँ से कहने लगता है कि ये लड़की नहीं होती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता, इसका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। तो यहाँ पर माँ कहने लगती है कि बेटा, इसके एहसान को तुम किस तरह से चुका सकते हो। तो यहाँ पर जो माँ होती है उस लड़की की माँ से बातचीत करती है, क्या आपकी बेटी की शादी हम अपने बेटे के साथ करा सकते हैं। दोस्तों, मनीष और मधुबाला को भी सब के बारे में पूछा जाता है, क्या तुम दोनों की हम शादी करा सकते हैं। तो यहाँ पर मनीष बहुत ज़्यादा खुश होता है। मधुबाला के मन में भी यही सब चल रहा था कि ये लड़का बहुत अच्छा है और मुझे इसके साथ में शादी कर लेनी चाहिए। दोस्तों, धीरे धीरे करके इनका काम आगे बढ़ता रहता है और ये दोनों अपने कामकाज को आगे बढ़ाते रहते हैं। फिलहाल हाल फिलहाल में ही 5-7 दिन पहले ही इन दोनों की शादी होती है, यानी कि नवंबर 2025 में इनकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद ये बड़े आराम से अपने जीवन को आगे बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से आपके लिए हम अच्छी अच्छी कहानियां लेकर हाजिर होते रहते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।